Hello, dear student. This is Sati Rajput, your SSC teacher, and today we will continue class 8 history, chapter 2, from trade to treasury. And our today's topic is Tipu Sultan, the tiger of Mysore. Student, our today's topic is टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। तो बच्चों, आज हम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनको मैसूर का टाइगर यानी कि शेर मैसूर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये देखिए, आपके बुक में टीपू सुल्तान का एक पिक्चर भी है, ठीक है। तो और इनके बारे में जानते हैं कि इन ब्रिटिश टाइम पर जब ब्रिटिश रूल रहा इंडिया में, तो इनका क्या रोल था और ये क्यों इतने एक फेमस पर्सन है। ओके, द कंपनी रिस्टोर्ड टू डायरेक्ट मिलिट्री confrontation when it saw a threat to its political or economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. देखिए बच्चों, जब हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था कि कंपनी ये चाहती थी कि बिना कोई झगड़ा किए ही अगर वो अपना वर्क कर सकते हैं, यानी कि अपना जो बिज़नेस है वो कर सकते हैं, तो उनको इसमें कोई परेशानी नहीं थी। मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो खुद से रूलर बने। वो चाहते थे कि बस जो जितने भी रूलर्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग वर्क करें, उनको कहते हैं कि जो टैक्स है उसमें छूट दें, है ना। तो कंपनी को जब ये दिखाई देने लगा, ऐसा फील होने लगा कि उनके जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी कि उनके सामाजिक और आर्थिक जो भी हित थे, जो भी फ़ायदा था, उस पर जब उन्हें खतरा दिखाई देने लगा, तो कंपनी ने कन्फ्रंटेशन यानी कि उन्होंने क्या किया, सीधे सीधे वो अपने आर्मीज़ के बल पे चीज़ों को सॉल्व करने का रास्ता भी उन्होंने अपना लिया। मतलब पहले वो नहीं चाहते थे कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हो या कुछ ऐसा हो, बट जब उनको लगा कि चीज़ें जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो उन्होंने सीधे कन्फ्रंटेशन वाला जो तरीका है वो भी अपनाया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो सदर्न इंडिया में एक स्टेट है मैसूर, उसका एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल से हमें ये जो बात है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने आर्मी को यूज़ करके अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने अपने आर्मी को भी यूज़ किया, ठीक है। मैसूर हैड ग्रोथ इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. देखिए बच्चों, यहाँ पर एक नेम आया है हैदर अली, ठीक है। तो हैदर अली जिन्होंने मैसूर पर रूल किया 1761 से 1782 तक, और उनके जो बेटे थे जिनका नाम था टीपू सुल्तान, इन्होंने भी मैसूर पर रूल किया 1782 से 1799 तक। तो ये ऐसे पावरफुल रूलर जब मैसूर में थे, तो इस टाइम पर जो मैसूर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, क्योंकि जब वहाँ अच्छे रूलर्स होंगे, पावरफुल होंगे, तो वो जो स्टेट है वो अपने आप में एक पावरफुल बन जाता है। मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड of the Malabar coast where company purchased pepper and cardamom. देखिए, जो मालाबार कोस्ट है वहाँ से जो भी बिज़नेस होता था, वहाँ से जो भी ट्रेड होता था, तो वो सारा आपका मैसूर के अंडर में आता था। बच्चों, मालाबार कोस्ट से जो भी ट्रेड होता था, मतलब जहाँ से जो कंपनी थी वो आपके ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें, कार्डमम यानी कि इलायची वगैरह खरीदती थी, तो वो पूरा जो एरिया था वो मैसूर के अंडर में आता था। In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood
pepper and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. 1785 में टीपू सुल्तान ने, जो मैसूर के रूलर थे, इन्होंने जो भी इनकी जो रियासत थी, इनका जो एरिया था, रूलिंग एरिया था, तो उस जगह पर पड़ने वाले जितने भी पोर्ट्स थे, पोर्ट्स यानी कि जहाँ पर जिसको हम हिंदी में बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े वाटर शिप्स जो होते हैं वहाँ से सामान लाया और ले जाया जाता है, तो जितने भी पोर्ट्स उनके एरिया में थे, तो वहाँ से वो जो सैंडलवुड यानी कि जो चंदन की लकड़ी होती है और आपका काली मिर्च, इलायची, इन सब का एक्सपोर्ट उन्होंने रोक दिया। मतलब वहाँ से वो चीज़ें बाहर नहीं जाने दे रहे थे, वहाँ पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। किसने? मैसूर के जो रूलर थे टीपू सुल्तान। और इसके साथ साथ जो लोकल मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, जो लोकल कारोबार करते थे, अपना बिजनेस करते थे, तो उन्होंने उनको भी कंपनी के साथ जो बिज़नेस करने से उनको भी रोक दिया था। मतलब उन्होंने जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको भी मना कर दिया था कि वो कंपनी के साथ किसी तरह का कोई बिज़नेस, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, ही ऑल्सो एस्टेब्लिश अ क्लोज relationship with the French in India and modernize his army with their help. इसके साथ साथ टीपू सुल्तान ने इंडिया में जो फ्रेंच ट्रेडर्स रह रहे थे, जो फ्रेंच व्यापारी थे, उनके साथ जो अपना रिलेशन था वो बहुत अच्छा डेवलप कर लिया था। और उनकी हेल्प से उन्होंने जो उनकी आर्मी थी, टीपू सुल्तान की जो आर्मी थी, उसको भी मॉडर्नाइज़ किया था। मॉडर्नाइज से मतलब जो भी नई स्किल्स थी उन्होंने वो अपने सोल्जर्स को सिखाई, जो नई टेक्निक्स थी वो यूज़ की। ठीक है। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड ट्रस्ड। देखिए, ब्रिटिशर्स ने जब देखा कि जो भी आपके ये रूलर थे लाइक हैदर अली या टीपू सुल्तान, तो इन्होंने ये जो भी स्टेप्स लिए, जैसे कि उनका जो जितने भी पोर्ट्स थे उनको उन पर कंट्रोल कर लिया और उनको ट्रेड करने से रोक दिया, तो जितने भी ये स्टेप लिए थे, तो इससे जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस यानी कि आग बबूला हो गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लगते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी लगते थे, घमंडी लगते थे और बहुत ही उनको डेंजर दिखाई देते थे। मतलब इन शॉर्ट कहें तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इन रूलर से थोड़ा डरते थे, क्योंकि वो पावरफुल रूलर थे। अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि इस टाइप के जो रूलर्स हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको क्रश्ड कर देना चाहिए, यानी कि उसको कुचल देना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए, तभी हम जो अपना मोटिव है उसको पूरा कर सकते हैं। जो हम अपनी जो कंपनी को जो एक्सपेंड करना चाहते हैं पूरे इंडिया में, वो तभी पॉसिबल था जब इस तरह के पावरफुल रूलर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 4 wars were fought with Mysore: 1767, 69, 1784, 1790, 92 एंड 1799। देखिए, इस वजह से जो मैसूर के साथ जो ब्रिटिशर्स थे उनके 4 बार जो है वो लड़ाई हुई, जंग हुई, जिसमें कि वो फर्स्ट वाली जो वॉर हुई इनके साथ वो 1767 और 69 में हुई, सेकंड वाली 1884 में, थर्ड 1792 में और फोर्थ वाली 1799 में। तो ये 4 बैटल्स थे जो अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में लड़े गए। ओनली द लास्ट बैटल, द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। तो इन चारों वॉर में जो 4th वाली जो वॉर थी, यानी कि जो लास्ट वाली वॉर थी, जिसको बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी कहा जाता है, ठीक है, तो उस बैटल में कंपनी को क्या मिली? विक्ट्री मिली। यानी कि वो तीनों स्टार्टिंग के जो तीनों वॉर्स हुई उसमें वो हारे, यानी कि आपके जो ब्रिटिशर्स से जो कंपनी थी वो हारी, और लास्ट वाले वॉर में उनको विक्ट्री मिली। टीपू सुल्तान was still defending his capital Srirangapatnam
टीपू सुल्तान अपनी जो उनकी कैपिटल थी, उनकी जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, उसको बचाने के चक्कर में वो मारे गए। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वाडियार्स and subsidiary alliance was imposed on the state. It means students, टीपू सुल्तान के डेथ के बाद, जब उनकी डेथ हो गई, तो मैसूर का जो भी सारा राजकाज था, जो भी वर्क था, वो जो पुराने वोडियार डायनेस्टी थी, यानी कि जो वोडियार राजवंश थे, उनके हाथों में सौंप दिया गया। और इसी के साथ मैसूर पर एक सब्सिडायर अलायंस भी इम्पोज की गई, एक सहायक संधि थोपी गई। अलायंस बच्चों, यानी कि समझौता हो जाता था कंपनी के बीच में और रूलर के बीच में कुछ बातों को लेकर, जिससे कि दोनों ही लोगों को प्रॉफिट होता था। कंपनी कुछ अपनी बात रखती थी रूलर के आगे, और रूलर्स की कुछ बातें होती थी, तो दोनों ही आपस में एक तरह से समझौता कर लेते थे। ओके, तो इस तरह जो टीपू सुल्तान थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनसे उनको वो नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया पर राज करें, है ना। तो इसलिए वो उन्होंने अपने जो वॉर्स थे वो भी लड़े, और उनकी जो लास्ट बैटल थी उसमें वो हार गए। तो बच्चों, ये आपका टॉपिक जो है वो यहीं पर एंड होता है। टीपू सुल्तान से वॉर होने के बाद कंपनी के सामने और भी बहुत सारी मुश्किलें थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम वो देखेंगे, वॉर। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वॉर विद द मराठास। इसे प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था टीपू सुल्तान के बारे में, और टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में जो भी वॉर्स हुए, और कैसे फाइनली जो टीपू सुल्तान थे वो अपनी फोर्थ वॉर, जो उनकी चौथी लड़ाई जो उन्होंने लड़ी थी अंग्रेज़ों के साथ, उसमें वो हार गए थे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, वॉर विद मराठास। तो मराठों के साथ भी ब्रिटिशर्स की वॉर हुए। आइए देखते हैं। From the late 18th century, the company also sought to curb the eventually destroy Maratha powers. देखिए 18th सेंचुरी के लास्ट में कंपनी जो है, जो मराठा की जो पावर्स थी, जो उनकी ताकत थी, उसको भी कंट्रोल करना चाहती थी, उसको भी ख़त्म करने के बारे में वो सोचने लगी थी। With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. 1761 में जब पानीपत की थर्ड वॉर हुई, यानी कि पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई, और उसमें जो मराठास की हार हुई, उसके बाद उनका जो एक ड्रीम था कि वो दिल्ली से अपनी कंट्री का शासन जो चलाना चाहते हैं, तो मराठास का जो ये ड्रीम था वो एक ड्रीम ही बनकर रह गया। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद they were divided into many states under different chiefs belonging to dynasties such as Sindhya, Holkar, गायकवाड़ एंड भोसले। क्योंकि जब थर्ड वॉर में जब वो हार गए मराठा, उसके बाद वो है जो उनका स्टेट्स था, वो जो उनका एम्पायर था वो कई स्टेट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये जो स्टेट्स थे, ये डिफरेंट जो चीफ्स थे, यानी कि जो सरदार थे, सिंधिया थे, होलकर थे, भोंसले थे, तो ये डिफरेंट क्या थे, ये राजवंश थे, डिफरेंट डायनेस्टीज थी। तो इनके हाथों में ये सारा जो राजवंश था मराठास का, वो डिवाइड हो गया। ठीक है, दीज चीफ्स वर हेल्प टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर who become its effective military and administrative head based in पुणे। ये जितने भी चीफ्स थे, यानी कि ये जितने भी सरदार थे,
ये एक पेशवा पेशवा का मीनिंग होता है बच्चों प्रिंसिपल मिनिस्टर, यानी कि जो एक सबसे बड़ा जो मंत्री होता है, सबसे बड़ा जो मिनिस्टर होता है, तो उसके अंडर में ये एक कन्फेडरेसी, यानी कि एक तरह से कहेंगे हम जो राज्य मंडल होता है आपका, जैसे आपने विधानमंडल पढ़ा है, राज्य मंडल, ठीक है। तो कन्फेडरेसी यानी कि राज्य मंडल के मेंबर थे ये सारे जो चीफ थे, ये एक पेशवा के अंडर में, यानी कि एक जो प्रिंसिपल मिनिस्टर था उसके अंडर में ये एक कन्फेडरेसी के मेंबर थे। Who become its effective military and administrative head based in पुणे। पेशवा जो थे वो इस ये जो कन्फेडरेसी थी, जो राज्यमंडल था, इसका मेन पर्सन था। ये आर्मी जो भी इनकी आर्मी थी, जो भी इनकी सेना थी, उसमें ये मेन था और ये पुणे में रहता था, ठीक है। महादजी सिंधिया एंड Nana Fadnavis were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century। देखिए महादजी सिंधिया और नाना फडनवीस ये दो बहुत फेमस मराठा वॉरियर्स थे, मराठा सोल्जर्स थे, और ये एक तरह से कहेंगे ये एक पॉलिटिक्स के बारे में भी इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। The Marathas were subdued in the series of wars. In the first war that ended 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victor. The Second Anglo-Maratha War 1803-05 was fought on different fronts, resulting in British gaining Odisha and territories north of the Yamuna River, including Agra and Delhi। देखिए मराठा के साथ जो ब्रिटिशर्स के, जो अंग्रेज़ों के एक के बाद एक जो वॉर्स हुई, जो युद्ध हुए, तो उसमें कंपनी ने जो मराठास थे उनको हराया, है ना, एक तरह से कहेंगे कि उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला जो वॉर था वो इनका 1782 में लड़ा गया था, जो ट्रीटी ऑफ सालबाई यानी कि सालबाई की संधि के साथ वो ख़त्म हो गया था, जिसमें कोई भी क्लियर विक्टर नहीं था, यानी कि कोई भी पक्ष उसमें जीत नहीं पाया था। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, और जो सेकेंड वॉर था इनका वो 1803 और 05 में हुआ था। जो सेकेंड मराठा वॉर्स था वो भी डिफरेंट फ्रंट्स पर लड़ा गया, यानी कि डिफरेंट मोर्चों पर लड़ा गया, और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने जो उड़ीसा था और यमुना रिवर है उसके नॉर्थ में जो आगरा और दिल्ली का कई जो एरिया था, मतलब आगरा और दिल्ली का जो एरिया था और उड़ीसा, तो इस सब को कंपनी ने अपने अंडर में कर लिया था। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-19 crushed Maratha's power. The Peshwa was removed and sent away Bittur near Kanpur with a pension। उसके बाद जो मराठास और अंग्रेज़ों का जो थर्ड वॉर हुआ वो आपका 1817 और 19 में हुआ, जिसमें जो मराठास की पावर थी, जो पूरी ताकत थी, उसको पूरी तरह से क्रश कर दिया गया, यानी कि एक तरह से कहेंगे हम पूरी तरह से कुचल दिया गया। उसके बाद जो पेशवा थे, जो प्रिंसिपल मिनिस्टर थे, उनको पुणे से हटा करके जो कानपुर में एक बिट्ठूर करके जो जगह थी वहाँ पर पेंशन पर भेज दिया गया। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। और अब जो जितना भी आपका साउथ में जो विंध्यास से लेकर जो एरिया था, उस पूरे एरिया पर कंपनी का कंट्रोल हो चुका था। तो बच्चों इस तरह से देखिए इतने स्ट्रगल करने के बाद भी मराठास ने इतने वॉर लड़े, इतनी बहादुरी दिखाई, बट उसके बाद भी वो अंग्रेज़ों से जीत नहीं पाए, और उनकी जो भी टेरिटरीज थी, जो भी उनके राज्य थे, वो सब उनको फाइनली वो हार गए और वो सभी के सभी आपकी कंपनी के अंडर में आ गए। और इस तरह से जो कंपनी का जो एक टेरिटरी था, जो एक उनका ट्रेड का पर्पस था, वो एक्सपेंड होता गया और धीरे धीरे वो पूरे इंडिया पर रूल करने लगे। ओके, तो बच्चों इस टॉपिक में इतना ही।